पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मैप किसे कहते हैं, व्हाट इज मैप। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल, थीमेटिक और पॉलिटिकल मैप के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने सिंबल, डायरेक्शन यानी कि कंपोनेंट ऑफ मैप, जिसमें सिंबल, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में हम लोगों को बताया गया था कि कैसे स्केल के यूज से या सिंबल के यूज से मैप को पढ़ने में आसानी होती है। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं मैपिंग ऑफ अर्थ। मैपिंग ऑफ अर्थ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लोब है और उस ग्लोब को अपने बीच से काट कर एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बस वही हो गया हमारा मैपिंग ऑफ अर्थ। चलिए शुरू करते हैं बुक से। मैपिंग ऑफ अर्थ इज ए लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। बोल रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, वो एक राउंड सरफेस है और राउंड सरफेस को हमें मैप पर रिप्रेजेंट करने में लिटिल डिफिकल्ट यानी कि कुछ डिफिकल्टी होती हैं। और डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके स्फीयर शेप को जब हम फैलाते हैं तो दोनों पोल को हमें लंबे स्ट्रेच करना पड़ता है या फिर उसे वो फैला करके दिखाना पड़ता है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ स्फीयर। हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर के शेप में है। इसे नियरली बिकॉज हम लोग इसे नियरली इसलिए कहते हैं, लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्लाइटली फ्लेंटेड है यानी कि चपटा है। हमारी जो पृथ्वी है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हल्की चपटी है, दबी हुई है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। बोल रहा है चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिस में करके देखते हैं। हाउवर प्रैक्टिस वी विल कंसीडर टू बी द स्फेरिकल। कैसा होता है तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक संतरा है और जिसके ऊपर और नीचे दोनों के शेप दबे हुए हैं। बस ऐसी ही है हमारी पृथ्वी है। रिप्रेजेंट ए स्फीयर एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट शीट ऑफ ए पेपर इज नॉट पॉसिबल। बोला एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पेपर पर या मैप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कहिए एक नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जब हम किसी गोल स्फीयर को फ्लैट पेपर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो फ्लैट पेपर पर बनाने में हमें काफ़ी मुसीबत होती है और वो पेज फट जाता है। टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पील एंड ऑरेंज। एक ऑरेंज को छिलके के लेंगे और छिलके के लेने के बाद उसे चाहेंगे कि एक फ्लैट पेपर पर उसे क्या करें, बनाना चाहें, तो हम क्या देखेंगे कि जो ऑरेंज का जो छिलका है वो 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उसके जो ऊपरी सिरा है, अगर कितना भी हम उसके सावधानी से भी बनाना चाहेंगे तो बीच का सिरा पूरा बराबर रहता है, लेकिन हर एक सिरे ऊपर और नीचे के सिरे फट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और तब जाकर के वो फ्लैट सरफेस पर या फ्लैट हो पाएगा। लेकिन उसके पहले, फ्लैट होने के पहले उसके ऊपर और नीचे के सिरे पूरी तरह से फट जाएंगे। Piece of skin, then try the flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edge. मतलब जब हम उस गोल स्फीयर को, संतरे के छिलके को हम अगर फ्लैट सरफेस बनाना चाहेंगे तो उसके दोनों सिरे को, दोनों किनारों को हमें फाड़ना होगा। बिना फाड़े हम उसे गोल स्फीयर पर नहीं बना सकते। इसी तरह कंसीडर ए ग्लोब विच इज ए स्फीयर। हमारा जो ग्लोब है, या कह सकते हो कि अर्थ का जो मॉडल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही एक स्फीयर है। विच अ मैप इज ड्रॉन, जिसे हमें क्या करना है, मैप की तरह ड्रॉ करना है। दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट, मार्स, स्टार, कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। इट इज बिल्कुल सेम। हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी कुछ लगभग उनके जो साइज है वो गोल है, गोल आकार में, स्फेरिकल आकार में है। और जिसे हमें मैप बनाने के लिए हमें उसे चपटा करना होता है, या फिर कहें उसको फ्लैट पेपर पर हमें बनाना होता है। इस फिगर में हम देख रहे हैं, हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटेटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। बोल रहा है जब हम अर्थ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ग्लोब को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस ग्लोब को ऊपर से नीचे सिरे को हम अलग करके एक फ्लैट सरफेस पर बना रहे हैं, तो इसका जो ऊपरी सिरा है वो पूरी तरह से फट जाएगा, तब जाकर के हम एक सही तरीके से इसे मैप पर या फ्लैट सरफेस पर इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्लोब की सहायता से क्यों हम ग्लोब की स्टडी करते हैं। वाई ग्लोब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोल रहा है बिकॉज द ग्लोब
एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। जो हमारी जो ग्लोब पृथ्वी है और हमारी जो ग्लोब है, बिल्कुल दोनों का जो स्फेरिकल सरफेस है बिल्कुल सेम है। जस्ट लाइक अ सिमिलर ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक ए सिमिलर ऑब्जेक्ट। जिस तरह हम अर्थ को देखते हैं, बिल्कुल ग्लोब भी हमारा बिल्कुल वैसा ही एक आकार है। इसलिए ग्लोब की सहायता से अर्थ की भौगोलिक स्थिति को जानना या अर्थ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को जानना काफ़ी आसान हो जाता है। ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ अर्थ देन द फ्लैट मैप। अर्थ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के पोजीशन को जानने के लिए, ओशियन को जानने के लिए हमें ग्लोब की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि यह ग्लोब अर्थ की बिल्कुल हूबहू नकल है। जिस तरह हमारा अर्थ है बिल्कुल वैसा ही नकल है। इसीलिए हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं अर्थ के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन। आप जहाँ रहते हैं उस सिटी या टाउन में एक बहुत बड़ा मार्केट है। विच नीट रो ऑफ शॉप, जिसमें बहुत सारे शॉप्स बने हुए हैं और वो शॉप्स बिल्कुल लाइन में या कतार में खड़े हैं। रो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके पास कतार में कुछ शॉप खड़े हैं। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप। आप अपने दोस्त को बुला रहे हैं स्टेशनरी शॉप पर इनसाइड अ मार्केट, इस मार्केट में। अब इमेजिन कीजिए कि इस मार्केट में शॉप पर किसी दोस्त से मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने बड़े शॉप में आपको किसी दोस्त से मिलने के लिए आपको प्रॉपर लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। मगर आपका फ्रेंड जो है उसे पता नहीं है कि आप कहाँ पर खड़ा है। यू वुड गिव डायरेक्शन। आपने उसे एक डायरेक्शन दी गया, लाइक मीट मी 6 PM। आप मुझे 6 PM में मिलो 7th नंबर शॉप पर, 5वें नंबर में, यानी कि 5th रो में 7th नंबर शॉप पर आपको वह बुला रहा है। तो जहां पर भी वो 7th नंबर शॉप होगा वो दोस्त ऑटोमेटिक उस रो में 7th नंबर शॉप पर प्रॉपर लोकेशन की सहायता से पहुंच जाएगा। दिस इज अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसली डिटरमाइन योर लोकेशन। और इसलिए जब आपने उसे प्रॉपर लोकेशन बता दिया तो वो आराम से आपके पास पहुंच सकता है। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। नाउ कंसिडर द चेस बोर्ड। इस चेस बोर्ड को ध्यान से देखिए। टू रिकॉर्ड मूव बाय एडवांस प्लेयर, लेटर आर प्लेस्ड अलोंग द मेन पीसेस फ्रॉम A to H एंड सी द इमेज एंड द नंबर फ्रॉम 1 to 8। बोल रहा है यहाँ पर हर एक चेस के हर एक मूव को रिकॉर्ड करने के लिए साइड में एक नंबर दिया होता है, जिसमें A से H तक दिया हुआ है और 1 से लेकर के 8 तक नंबर दिए जाते हैं। ये नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि प्लेयर जब अपने मूव चलते हैं तो वह रिकॉर्ड करता है कि वो प्लेयर कहाँ से कहाँ तक मूव किया गया था। दिस सिंपल सिस्टम अलाउ टू प्लेयर टू मेक ईच स्क्वायर हैव रिकॉर्ड एवरी मूव। और हर स्क्वायर के मूवमेंट को उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये नंबर दिए जाते हैं। हियर द व्हाइट साइड हैड जस्ट ओपन द गेम। व्हाइट साइड से गेम को ओपन कर दिया गया है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्हाइट साइड जस्ट ओपन द गेम एंड मूव द क्वीन पॉन 2 स्क्वायर फॉरवर्ड। यानी कि उन्होंने अपने क्वीन को 2 स्क्वायर फॉरवर्ड चला, 1 और 2 नंबर फॉरवर्ड चला। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए प्लेयर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे D2 से जो क्वीन है वो D4 की तरफ आगे बढ़ी है। ये इसको रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ। दिस सिस्टम यूज दिस 2 एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पढ़ा, 2 एग्जाम्पल पढ़ा, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट 2 एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें एक लड़के अपने दोस्त से मिलने के लिए कोई पार्टिकुलर लोकेशन पर जाता है, उसे डायरेक्शन दिया जाता है 5th रो के 7th शॉप पर जाने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा एक चेस बोर्ड के एग्जाम्पल से कि किस तरह से एक प्लेयर मूव करते हैं अपने
एक प्लेयर अपने गोटी को जब मूव करते हैं, अपनी क्वीन को जब मूव कर रहे हैं, तो वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है कि D2 से लेकर D4 तक आगे के बढ़ाया गया है, वो रिकॉर्ड किया गया। सेम एज दैट, इसी चीज को हम बोलते हैं देयर टू कोऑर्डिनेट्स, इसी चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर, हम लोगों ने दो एग्जांपल पढ़ा स्टेशनरी शॉप और चेस स्क्वायर का। ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आता है। चेस बोर्ड कैन बी प्रीसाइजली डिटरमाइंड, और इसमें चेस बोर्ड की सहायता से हम अच्छी तरह से इसे जान सकते हैं। A similar system of coordinate is used in the world of map determine the location of any place on a map। अब यही सिस्टम से हम वर्ल्ड के पर हर एक लोकेशन को देख सकते हैं। हमारे ग्लोब में भी कुछ लाइन दिए जाते हैं और उस लाइन की सहायता से हम ग्लोब के हर एक लोकेशन को, किसी स्पेसिफिक एरिया को, किसी स्पेसिफिक प्लेस को आसानी से उस लोकेशन की सहायता से, उस लाइन्स की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब भी हम किसी ग्लोब को देखते हैं तो इसके ऊपर और नीचे में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हल्का दबा हुआ होता है। जब पृथ्वी घूमती है, रोटेट ऑन द ग्लोब, जब पृथ्वी घूमती है तो वाइल इट, जब हम ग्लोब को घुमाते हैं या पृथ्वी को घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वाइल इट रोटेट द फिक्स पॉइंट, दो पॉइंट है जो टॉप और बॉटम पे जो दो पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इन दो फिक्स पॉइंट को हम पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाफ वे बिटवीन देम द इक्वेटर, और इन दोनों के बीच में एक लाइन होता है जिसे हम इक्वेटर लाइन से जानते हैं। इस लाइन को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये लाइन इक्वेटरियल लाइन कहलाता है, जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। और इसी इमेजिनरी लाइन के ऊपर के हिस्से को, इमेजिन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पर खड़े हैं और ट्रेवल टुवार्ड द वंस पोल, आप किसी एक पोल की तरफ जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीज्ड, लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आपकी जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ते जाएगी। और जब आप इक्वेटर से किसी एक पोल की तरफ जाते हैं तो इसको नापने के लिए हमें लैटिट्यूड्स लाइन की सहायता लेनी पड़ती है। लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पर जा रहे हैं यह नापने के लिए, ये जानने के लिए हमें लैटिट्यूड्स लाइन की सहायता लेनी पड़ती है। और आई होप कि आप सभी को लैटिट्यूड्स लाइन पता होनी चाहिए कि लैटिट्यूड्स लाइन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अगर नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं। ये बीच में हो गया हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के तरफ कुछ लाइन, इमेजिनरी लाइन खींची जाती है जिसे हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरे लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ी लैटिट्यूड्स कौन सी होती है, तो वो होता है हमारा इक्वेटर। सबसे बड़ी लैटिट्यूड्स होती है हमारी इक्वेटर, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है 0 डिग्री से, जिसे हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that run east to west। बोला जब हम किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं, ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर हमेशा जा रही है। ईस्ट से वेस्ट की ओर लाइन हमेशा जाती है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो पूरे अर्थ पर चारों तरफ से रहती है, इसके चारों पीछे भी रहती है, जो बिल्कुल पैरेलल चलती है। इसी को कहता है द ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल। बोला ये लाइन जो होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पैरेलल जाती है, बिल्कुल इक्वेटरियल लाइन के पैरेलल चलती है, इक्वेटरियल लाइन के पैरेलल में चलती है। इसीलिए इस लाइन को सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसीलिए इस लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ड्रॉन अ सर्किल अराउंड द अर्थ, जो सर्किल के चारों तरफ, या कर सकते हो कि अर्थ के चारों ओर एक सर्किल बनाती है। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्किल ऑफ द इक्वेटर, बोल रहा है इसलिए करना आसान होता है कि जो ग्लोब पर अगर हम देखते हैं, ग्लोब पर जो सबसे बड़ी लाइन होती है, लैटिट्यूड्स होती है, वह इक्वेटर बनती है। While the circle marked by the parallel of the latitude grow the smaller and we move northward on the southward।
जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी लाइन हमारी इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, और जब हम ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं तो बाकी लाइनें ऑटोमेटिक अपने आप छोटी होती चली जाती है। या कह सकते हैं कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ये लाइनें अपने आप ऑटोमेटिक छोटी होती चली जाती है, और दोनों पोल पर यह लाइन में सिर्फ एक बिंदु बचता है, एक डॉट बचता है। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड्स को डिग्री में दिखाया जाता है बाय कन्वेंशनल। द इक्वेटर इज ए लैटिट्यूड 0 डिग्री। जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इक्वेटर पर जो लाइन होती है उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स हम कहते हैं। वहीं जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसे हम 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं। ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और दूसरा जाता है 90 डिग्री साउथ, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है 90 डिग्री एस और 90 डिग्री एन से। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। कह रहा है कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन होता है। कनेक्शन कैसा होता है? कनेक्शन ये होता है कि मेरे पास डिफरेंट टाइप के लैटिट्यूड्स में उसके क्लाइमेटिक जोन को बताता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। बोल रहा है जो इक्वेटर लाइन जहां भी रहेगी हमारे अर्थ पर, जो इक्वेटरियल लाइन है उसके आसपास के जोन को हॉट जोन कहा जाता है, या इसे हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। इसे हम टोराइड जोन के नाम से जानते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर से अवे दूर की तरफ जाते हैं, आगे या पीछे की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पोल की तरफ आगे बढ़ने पर धीरे धीरे हमारा जो क्लाइमेट होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। पहले बीच में एक मॉडरेट टेम्परेचर, जिसे हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं, और फिर दोनों पोलों पर बीच में मॉडरेट टेम्परेचर और दोनों पोलों पर फ्रीजी जोन, दोनों पोलों पर फ्रीजी जोन जाता है। फिर सब एक बार देख लीजिए। इन अदर वर्ड एज यू लैटिट्यूड इंक्रीज, या कह सकते हो कि जब हम लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, या इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं आगे की ओर या नीचे की ओर उतरते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो हमारा लैटिट्यूड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बीच में हमारा 0 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ता है और क्लाइमेट बिकम द मोर मॉडरेट। हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। और जैसे ही क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ चले जाते हैं, एकदम क्लोज चले जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चले जाते हैं, तो जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता है और इस जोन को फ्रीजी जोन कहा जाता है। चलिए इसे फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेटर जो 0 डिग्री पर फैला हुआ है, जो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर पर फैला हुआ है, यानी कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होता है। हम बात कर रहे हैं जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, तो जब नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बीच के जोन में टेम्परेट जोन मिलता है और उसके ऊपर के जोन को हम फ्रीजी जोन कहते हैं, जहां सबसे ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ जमा होता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी इसमें पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर कैसे सीजन चेंज होते हैं और कैसे लैटिट्यूड्स पर हम सीजन को देख सकते हैं। लैटिट्यूड की सहायता से हम डिफरेंट सीजन को देख सकते हैं, ग्लोब पर डिफरेंट सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पृथ्वी पर किस तरह से मौसम परिवर्तन होता है।